बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे पहले जिस खबर पे हमने इख्तिताम किया था पिछला वीलॉग के अमेरिका की जानिब से जिन पाबंदियों को मैंने रिपोर्ट किया था, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ नहीं लगनी चाहिए। पाकिस्तान पुरअमन लोगों का मुल्क है और पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। खित्ते में जो है वो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी एक दिफाई सलाहियत रखता है ताकि अगर कोई और मुल्क पाकिस्तान पर अटैक करे या करने का सोचे तो पाकिस्तान अपना मुकम्मल दिफा कर सके। अब यही मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी दिया है। उमर अयूब साहब का और जुल्फ़ी बुखारी साहब का इसमें स्टेटमेंट भी आ गया है और बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है उनका इस बारे में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही मौक़िफ़ रखा है कि जो पाबंदी लगी है, यानी मैं आपको उनकी खबर पढ़ के सुना देता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा, फिर उमर अयूब ने भी कहा, तो एक जैसी बातें हैं। उन्होंने कहा अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम करने वाली 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद करने की मुखालफत करते हैं और पाकिस्तान के जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा मुनासिब इक़दामात करे। ये बदकिस्मती की बात है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत अपने आखिरी वक्त में भी दोहरा मेयार बरकरार रखे हुए है। अब ये इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है, नालायकी है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा। और ये तसलसल के साथ अमेरिका की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के दिफाई मामलात को कमज़ोर करता है और इंडिया पे और बाकी मुल्कों के ऊपर वो ऐसी सख्ती नहीं करता। ईरान और पाकिस्तान के बारे में अमेरिका की ज़रा पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब नाज़रीन, दूसरी एक और बड़ी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो 200 लापता अफराद थे हमारे, उनमें से कुछ लोग बाजियाब होना शुरू हो गए हैं। कुछ के बारे में पता चला कि वो जेलों में मौजूद हैं। यानी ये पहले दिन पता चलना चाहिए था जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता। हो सकता है कुछ लोगों को बाद में जेल इंतजामिया के हवाले किया गया हो सकता है कुछ लोगों को अदालत में पेश ना किया गया हो या कहीं और उनको हफ्ते बेजा में रखा हो, और कुछ लोग हो सकता है कि वो जख्मी होने के बाद या दीगर सूरत से गुजरने के बाद वो अब मंजर आम पर आ रहे हो। बहरहाल, या कुछ लोग हो सकता है कि उनको पहले ही अब छोड़ दिया गया हो इतने दिन रखने के बाद। लेकिन जो भी है उसकी तफसीलात अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बताई। उन्होंने बताया कि जो 200 लापता अफराद थे 3 हफ्ते गुजरने के बाद अब 146 के करीब मंजर आम पर आ गए हैं। और मुकम्मल तफसीलात तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन यह बताया कि अब भी हमारे 54 ऐसे अफराद हैं जिनकी तलाश जारी है और ना वो हमें जेलों में मिल रहे हैं, ना उनके घर वालों को उनका कुछ पता है और अभी उनकी समझ नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह डाटा जारी किया है। दूसरी जानिब जर्नलिस्ट मोतीउल्लाह जान साहब एक डाटा लेकर आए हैं, क्योंकि वो पहले दिन से इस पर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्हें इस सिलसिले में अगवा भी कर दिया गया था सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, और बाद में उनके ऊपर एक बड़ा भोंडा और गंदा सा मुकदमा भी डाल दिया था कि जनाब ये कोई आइस का नशा लेकर जा रहे थे। हालांकि पूरा पाकिस्तान मोतीउल्लाह जान को जानता है, स्पेशली इस्लामाबाद में हम सारे सहाफ़ी तो अच्छी तरह जानते हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं मोतीउल्लाह जान से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बात आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मोतीउल्लाह जान साहब ने जो डाटा फराहम किया उसके मुताबिक 26 नवंबर का जो कत्लेआम है उसमें पिम्स और पुली क्लिनिक अस्पताल के रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक 134 जख्मियों में से 84 लोगों को गोलियां लगी हैं। यानी अब अता तारड़ और बाकी लोगों का स्टेटमेंट कहां जाएगा, हुकूमत का बयानिया अब कहां जाएगा? यानी यहां साफ वो बता रहे हैं कि 84 अफराद ऐसे हैं अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्हें गोलियां लगी है। 134 लोग जख्मी आए थे, 12 शोहदा इनसे अलग है और जो लोग दूसरे अस्पतालों में जख्मी होकर गए वो भी अलग है, और जो लोग अस्पतालों में नहीं जा सके डायरेक्ट वापस भागे अपने घरों की तरफ, अपने इलाकों की तरफ, चाहे उन्हें गोली लगी या नहीं लगी, वो अलग है, और जो लोग लापता हैं वो अलग है। तो ये है अब तक की पूरी सूरत हाल। तो अगर ये कहा जाए कि 100 से ज्यादा लोगों को गोली लगी है तो इस डाटा को देखते हुए तो आप ये क्लेम कर सकते हैं और इसके बिल्कुल इम्कानात मौजूद हैं। नाज़रीन, प्रेशर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से एक और बड़ी आम खबर मेरे पास आई है। ये जी ताबिश तौफीक साहब हैं कनाडा में और बड़े एक्टिव आदमी हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों में। इन्होंने मुझे उनके जो फॉरेन ऑफिस है उनका लेटर भेजा है और उन्होंने भी कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनसे रब्ता करके यकीन दिलाया पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के हवाले से, जो इलेक्शन में धांधलियां हुई हैं उस हवाले से, और वहाँ के जो ओवरसीज है वो कोशिश कर रहे हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बाकायदा ब्रीफिंग करवाई जाए। और उसके लिए आने वाले 1-2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, उस वजह से कुछ चीज़ें खटाई का शिकार है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो क्रिसमस से पहले हो जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, और कुछ ऐसी हैं उनमें से एक ये लेटर भी अभी आपके सामने आ गया है। और आने वाले दिनों में ये जब इन की पार्लियामेंट्स के अंदर ये मामला जाएगा, चाहे वो अमेरिका में जाए, चाहे किसी और मुल्क में जाए, चाहे वो यहाँ पे कनाडा में जाए, तो उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। और दूसरी एक और खबर है मेरे पास, वो ये है कि कुछ लोग पाकिस्तान आ रहे हैं आने वाले दिनों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और ये ओवरसीज पाकिस्तानी है और वो यहाँ पे कुछ बड़ी अहम मुलाकातें करेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनके ज़्यादा नाम मशहूर नहीं है, लेकिन इनका काम बहुत मशहूर है और ये बड़े तगड़े लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि ये लड़ाई आप नहीं लड़ पाएंगे और पाकिस्तान में आप ये ना करें, इसका नुकसान होगा, आलमी सतह पे भी होगा और पाकिस्तान के अंदर भी होगा, और अब नुकसान हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इन लोगों से खुद रब्ता किया गया है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं और वो आकर पाकिस्तान में कुछ अहम तरीन लोगों से मुलाकातें करेंगे। मुमकिन है इनमें से कुछ लोगों की मुलाकात शायद इमरान खान साहब से भी करवाई जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान वापस नॉर्मल सूरत हाल में चला जाए, पाकिस्तान में अवाम के अंदर जो बेचैनी है वो खत्म हो जाए।
जो एक मारधाड़ और पकड़ धकड़ का एक जंगी माहौल पाकिस्तान में चल रहा है जुल्म और फस्ताहियत का, वो खत्म हो जाए। क्योंकि चीजें नॉर्मल होंगी तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे चढ़ेगा, और पाकिस्तान तब तक ट्रैक पे नहीं चढ़ेगा क्योंकि पहले इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन निजाम ने अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख ली। 1-1.5 साल का रगड़ा खाने के बाद अब दोबारा इन लोगों को खुद राब्ता किया गया है सिस्टम की जानिब से, और बड़े अहम लोगों ने इनसे राब्ता किया है टॉप पे, और ये लोग अब आ रहे हैं और आके मुलाकातें करेंगे। मैं इनके नाम भी जानता हूं, लेकिन अभी इनके नाम बताना मुनासिब नहीं है। आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान में जब ये लोग आएंगे, मुलाकातें होंगी, मुझे खबरें मिलेंगी, मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं और होने क्या वाला है। इसकी बुनियाद पर हम अपना तज्जिया कायम कर पाएंगे आने वाले दिनों में। अमेरिका से नादरीन जो खबर है वो फिर उसी तरह की है। ऐसा लगता है कि रिचर्ड को अब मजा आना शुरू हो गया है। उसे इस बात की समझ आ गई है कि वो इन्हें चढ़ा रहा है और वो शायद सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है। देखिए, मैंने कुछ जो रिचर्ड को बहुत करीब से जानने वाले लोग हैं उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये क्यों पीछे पड़ गया? क्योंकि अभी उसने इमरान खान साहब की ट्वीट जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के सुनाया, उनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट 26 नवंबर के हवाले से, 9 मई के हवाले से, इलेक्शन में धांधली के हवाले से, अदलिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से, उन्होंने बड़ी डिटेल स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब ने। और मैं हैरान हो रहा था कि एक कैदी जिसका फैसला महफूज किया गया है वो इतना अपनी पिच से बाहर निकल के कैसे खेल सकता है। यानी अगर मैं क्रिकेट की जुबान में बोलूं तो विकेट भी खराब है, क्रिकेट की जुबान में बोलूं तो बॉल भी 1.5 फुट स्विंग हो रहा है, और शेन वॉर्न जैसा लेग स्पिनर लगा हुआ है, और कप्तान जो है वो फिर भी बाहर निकल निकल के मार रहा है। तो ये उस वक्त आपको समझ नहीं आती जब आउट होने का बहुत ज्यादा खतरा हो। तो इमरान खान साहब वो खतरा उठा रहे हैं और रिस्क ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी कश्तियां जलाई हुई हैं। अब उसको जो वो ट्वीट था, जो बड़ा सख्त ट्वीट है, उसको रिचर्ड ने जो है वो रीट्वीट कर दिया, और उसके अलावा उसने एक और ट्वीट किया और उसमें उसने हैरत का इजहार किया और उसने कहा कि देखिए 10 मिलियन उसके व्यूज हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उसको इस बात का आइडिया हो रहा है कि जो मौक़िफ़ मैं ले रहा हूं, पाकिस्तानी पूरे के पूरे उसके साथ खड़े हैं, और 10 मिलियन व्यूज बिला वजह उसे नहीं मिले हैं रिचर्ड को। तो रिचर्ड जो है वो अब मुझे लगता है उसको मजा आना शुरू हो गया। उसे समझ आ गई है कि सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए, इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत कोई नहीं है, और अवाम के अंदर जो मकबूल लीडर है वो जेल के अंदर है। और वैसे भी अमेरिका में जो अब हुकूमत बन रही है वो अमेरिकन डीप स्टेट के खिलाफ बन रही है। अमेरिका के अंदर जो हुकूमतें रजीम चेंज करने वाला सारा जो निज़ाम है उसके खिलाफ अमेरिका में बड़े लंबे अरसे के बाद, या मैंने तो अपने पूरे करियर में पहली मरतबा देखा है कि कोई अमेरिकन सदर जो है वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देकर इक़्तिदार में आया। तो अब वो वैसे ही एस्टैब्लिशमेंट से नफरत करते हैं, तो चाहे वो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट हो चाहे कहीं बाहर की हो, तो उसका रद्देअमल तो पाकिस्तान पे आएगा। अब इससे पहले कि वो रद्देअमल आए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़े इक़दामात पाकिस्तान की मुक़्तदरा को लेने पड़ेंगे, और ना सिर्फ पाकिस्तान की मुक़्तदरा को लेने पड़ेंगे, कुछ और भी चीज़ें और डेवलपमेंट्स आप होती हुई देखेंगे। अब एक ही रास्ता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कि अमेरिका में भी ट्विटर बंद करते जाके। यही वहां तो बंद नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान में तो कोई बंदा ट्वीट करता है उसको पकड़ के सारे खानदान समेत अंदर कर देते हैं, बच्चियों को उठा के अंदर कर दिया, खवातीन को उठा के अंदर कर दिया, लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया, लोगों को उठा के अगवा कर लिया। वो अवैस यूनस है, एक पॉलिटिकल कारकुन है, सारा पाकिस्तान जानता है कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, उसका एक नजरिया, एक आइडियोलॉजी है इमरान खान की, उसके साथ वो खड़ा है, ये उसका राइट है, वो इधर खड़ा हो या इधर खड़ा हो, आप जबरदस्ती उसे कहीं खड़ा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान है और उसने कभी भी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। उस बंदे को उठाकर गायब किया हुआ है, पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। किस जुर्म में उसको अगवा किया हुआ है? क्या किया उसने ऐसा? क्या वो कोई मंशियात स्मगलिंग करता है, या कोई दहशतगर्द है, या कहीं उसने बम फाड़ दिया है? अभी एहसानुल्लाह एहसान, उसके बारे में जो स्टेटमेंट है मैं पढ़ के हैरान हो गया। ये एक रिटायर ब्रिगेडियर है महबूब शाह साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दिया और हिलाकर रख दिया पूरे पाकिस्तान को, और मुझे तो बहुत शर्म आई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। उन्होंने कहा जी एहसानुल्लाह एहसान ने सरेंडर किया हुआ था, और किसी ISI के कर्नल साहब ने कहा कि जी मुझे एहसानुल्लाह एहसान ने कहा जी कि माली मदद भी दी जाए और मुझे सिक्योरिटी भी फराम की जाए। और फिर उन्होंने बाद में बताया अपनी इसी वीडियो में कि फिर उन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया। अब वो जो एंकर सवाल करने वाली है वो हैरान हो रही, कैसे हो सकता है कि एक मेजर ने एक कर्नल ने भगा दिया, ये कैसे हो सकता है? वो जो रिटायर ब्रिगेडियर साहब है उन्होंने फिर आगे बताया जी कि आर्मी या ISI से कैसे कोई भाग सकता है, तो उसको भगा दिया। और अभी जो है वो उसको समझा दिया और उसको भगा दिया, और वो अभी तुर्की में और मेरे खिलाफ बयान भी देता रहता है। तो उसने कहा जब मैं जनरल बाजवा के साथ बाद में कभी बैठा हुआ था तो ISI के बारे में कोई बात हो रही थी, तो ISI के सीनियर्स भी बैठे हुए थे, तो जब जनरल बाजवा को ISI के बारे में कोई बात की गई तो जनरल बाजवा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे तो एहसानुल्लाह एहसान भी मैनेज नहीं हुआ, और ये बात जनरल बाजवा ने हंसते हुए कही थी। तो वो ऐसा लगता है इस स्टेटमेंट से कि वो अपनी शराइत पे आया था और पैसे और सिक्योरिटी उसने मांगी थी इसके बदले में, और इसके ऊपर पाकिस्तान के निज़ाम को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता था कि ये हमारे कत्ल किए हुए हैं, अभी तो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत सारे और मामला हैं, तो हम इसे कैसे प्रोटोकॉल्स दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद खबर आती है कि एहसानुल्लाह एहसान गिरफ्तार हो गया, फिर बाद में खबर आती है कि एहसानुल्लाह एहसान फरार हो गया, और आज तक हमें कुछ पता नहीं चला। जनरल बाजवा ने बकौल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब के हंसते हुए DG ISI के साथ मजाक किया था कि इनसे तो एहसानुल्लाह एहसान मैनेज नहीं हुआ। तो ये नाज़रीन एक चीज़ है जो मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं इसके ऊपर और क्या कहूँ, यानी ऐसी चीज़ें पढ़ने और सुनने के बाद ज़्यादा तकलीफ होती है कि जिन लोगों ने पाकिस्तानियों को इतनी तकलीफ दी,
उनके साथ जो है वो किस तरह मामला किया गया और उस मामले का नतीजा क्या है। नाज़रीन, एक चीज़ और है, खबर है ये कि जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके कुछ करता धरता है, इवन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनके राब्ते हुए हैं बड़ी हाई लेवल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वहां पे बड़ी डीप डिस्कशन के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो उन्हें बताया गया है एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप जब मीडिया के ऊपर इतना सख्त डंडा रखेंगे और हमारी रस्सी को इतना टाइट कर देंगे और हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। तो जब हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है तो लोग सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर जाने की एक बड़ी वजह यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कस के बांध दिया गया। इसकी वजह से सोशल मीडिया ज्यादा ऊपर गया, तो सोशल मीडिया का नैरेटिव ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। अगर हमारी रस्सी इतनी सख्त ना हो, हमें थोड़ी ढील दी जाए, हमें इजाजत दी जाए कि हम खुलकर बात कर सकें कुछ हद तक, तो सोशल मीडिया कुछ हद तक डाउन हो जाएगा। अब आप पिछले चंद दिनों से आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब का नाम लेना ये अलाउड हो चुका है, उनके ऊपर डिस्कशन करना अलाउ हो चुका है, सख्त सवालात अपोजिशन और हुकूमत दोनों से अब किए जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रूम क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस मीडिया ने इमरान खान साहब को इतना ज्यादा मारा है कि अब सारा मीडिया डरा हुआ भी है और वो इमरान खान साहब की साइड लेते हुए भी डरता है कि अगर इमरान खान साहब आ गए तो अब हमारी शामत है। उन्हें ये लगता है, मीडिया को ये लगता है, और लोग वैसे ही मीडिया से मुतनफर हो गए। तो अब जनाब ये सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और जो रवायती मीडिया है उसे, वो इसलिए कि सोशल मीडिया के दबाव की वजह से उन्हें कुछ हद तक उनकी आज़ादी जो है वो वापस मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है और उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए उन इश्यूज़ के ऊपर जो इश्यूज़ अवाम के दिल के साथ जुड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने कुछ मोहलत दे दी है लगभग 10 दिनों की सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए, और इमरान खान साहब ने जो मोहलत दी है एक टेक्निकल चीज़ भी है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही मशवरा दिया था कि अभी इसको आप रोक लें। वजह यह है कि दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, साल का इख्तिताम है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन होनी है। तो उस डाटा में हुकूमत बताएगी जी हमें तो रेमिटेंसेज ज़्यादा आ गई हैं पिछले साल की निस्बत। तो इमरान खान साहब ने कैसी कॉल दी है, पिछले साल कम थी, इस साल ज़्यादा हैं। तो ये उनकी 15 दिन की कॉल के खाते में डाल के इन्होंने इमरान खान साहब की जो मूव है उसके ऊपर इन्होंने प्रोपेगेंडा करना था। एक तो ये टेक्निकल रीज़न भी है। तो अगर जनवरी से या 1 जनवरी से ये मुहिम शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर एनालिसिस हो सकेगा कि पिछले साल जनवरी में कितनी रेमिटेंसेज आई और इस साल जनवरी में कितनी रेमिटेंसेज आई। तो वहाँ पे जो फ़र्क आएगा वो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बताएगा कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों ने, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सुना है या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं सुना है, ये तब पता चल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जहाँ बहुत सारे शोबे इस हुकूमत ने तबाह किए हैं, वहाँ पे एक टेलीकॉम सेक्टर है जिसको बहुत बुरी तरह तबाह किया है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो काम करती हैं पाकिस्तान में बहुत सारी हैं जिनके आप ये इस्तेमाल करते हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स, इनके नेटवर्क्स आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट होती है किसी मुल्क के अंदर। दुनिया के जिस भी मुल्क में आप जाएँ तो आपको बड़ा फास्ट इंटरनेट मिलता है, बड़ी अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, बड़ी अच्छी कवरेज आपको मिलती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हर काम करने के लिए बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारी खिड़कियों में से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ खिलाना पड़ता है, फिर जाके यहाँ पे काम होता है, फिर ठीक आदमी को ठीक जगह पे बिठाया ही नहीं जाता। जिस सीट के ऊपर आप देखते हैं कोई ना कोई मंजूर नज़र आदमी लाकर बिठा दिया जाता है। आजकल रिटायर्ड लोगों को लगाने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है पाकिस्तान में, और बहुत तेज़ी से वो ट्रेंड तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर की सरमायाकारी में मुसलसल दूसरे साल कमी आ रही है। जब से ये हुकूमत आई है जो टेलीकॉम सेक्टर है वो लगातार नीचे जा रहा है। अब हुआ यह है कि पिछले 3 साल में 1.5 अरब से 1 अरब और 65 करोड़ डॉलर तक ये पहुंच गया था, और अब जो है वो 76 करोड़ डॉलर पे आ गई। यानी ये सरमायाकारी आधी से भी कम हो गई है। जो इस साल है, साल 2023 और 24, इसमें सरमायाकारी कम होकर 76 करोड़ और 50 लाख डॉलर रह गई है। इससे पिछले साल में ये 77 करोड़ डॉलर रह गई थी। 2020-21 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 2021-22 में, तो उस वक्त ये नीचे से 1 अरब डॉलर से बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गई थी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर तक। यानी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये जो सेक्टर था ये ऊपर की तरफ जा रहा था, और अब पीडीएम के दौरे हुकूमत में ये नीचे गया, फिर उससे अगले साल और नीचे गया, और अब जो ये साल है इसमें ये और नीचे चला गया, और आधे से भी नीचे टेलीकॉम सेक्टर जो है उसके अंदर मुकम्मल तौर पे एक तबाही हुई है, और इमरान खान साहब के दौर में होने वाली तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है इस दौर में। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इस खबर को शेयर किया हुआ है। काबीना ने बड़ी खामोशी से एक बड़ी डील की मंजूरी दी है। ये डील क्या है? रेकोटिक मंसूबे में सऊदी अरब को 15% शेयर्स जो हैं वो फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई है। सऊदी अरब ने रेकोटिक मंसूबे में शेयर्स की फरोख्त के लिए $540 मिलियन 2 किस्तों में देने की पेशकश की थी। $330 मिलियन की पहली किस्त की अदायगी डील पर दस्तखत होते ही 10% शेयर्स की हवालगी कर दी जाएगी, और दूसरी किस्त $210 मिलियन बाद में आएगी। 540 में से 330 पहले आएगी और 540 में से 210 बाद में आएगी, और फिर बाकी के जो 5% शेयर हैं वो भी दे दिए जाएंगे। तो इस तरह जो रेकोटेक के 15% शेयर हैं, जो हुकूमत के शेयर हैं, वो अब दे दिए जाएंगे सऊदी अरब को, और दिए जाएंगे कितने में? $540 मिलियन के अंदर। ये तो अरबों डॉलर्स के हैं, ये ज़खायर तो अरबों डॉलर के हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के ज़खायर हैं।
तो सऊदी अरब को ये इतने कम पैसों में कैसे जा रहे हैं, क्या इसको चेक किया जा सकता है या इसके ऊपर कोई तहकीकात होनी चाहिए या इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए? क्योंकि रियाजुल हक साहब के बकौल बड़ी खामोशी के साथ कैबिनेट ने यह किया है और इस पैसे को मौजूदा हुकूमत सरमायाकारी करार दे रही है। यानी घर के असासे बेच देना सरमायाकारी नहीं होती। यह होता यह है कि आपने अपने घर का सामान बेच दिया और कुछ पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार लिया, फिर आपने कुछ और बेचा और पैसा ले लिया और अपना वक्त गुजार दिया। हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उससे कहते हैं कि सऊदी अरब यहां आता, फैक्ट्रियां लगाता, सऊदी अरब यहां आता, यहां पे नए काम करता, नई चीजें लेकर आता, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता, नया बिजनेस होता, बहुत सारे लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलती। लेकिन यह हो ये रहा है कि हमारा जो असासा है जिससे हमें पैसा आ सकता है, जिससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, हमने वो पूरा का पूरा असासा जो हमारे पास था उसका 15% सऊदी अरब को दे दिया है। अच्छा, ये पहले भी हमने बहुत सारा दिया हुआ है। ये कोई आधा जो है वो उन कंपनीज के पास है 50%, और जो बाकी था उसमें आधा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, वो बाकी थोड़ा बहुत जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है। तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो सऊदी अरब को दे दिया गया और बहुत सस्ता दे दिया। अगर मैंने अल्लामा इकबाल का एक फारसी का शेर था कि कौम फरोख्तन वचे अर्जा फरोख्तन, कि कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो ये हमारा असासा है, हम बड़े फख्र से इसको बताते थे रेकोडेक को, लेकिन रेकोडेक का 15% बहुत सस्ता, ऐसा लगता है कि बहुत सस्ता बेच दिया है। ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी रह चुका है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज़ उठनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो अपोजिशन को चाहिए कि कौमी असम्बली में इसके हकाइक पूछे, सेनेट में इसके हकाइक पूछे और इसकी तफसीलात मंगवाई जाए कि ये कितना बनता है, कितने पैसों का था, कितने पैसों में दिया है, ये सारी तफसीलात सामने आनी चाहिए। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।